Hello, my dear students. Welcome to my channel Applied Education with Bhavna. I hope you all are fine. So, student, today we will discuss a 10th class chapter. The chapter name is Life Process. This is the first chapter of biology in 10th class. Okay? Hope so you will understand. And if you have any problems and any query, you can message me and message in comment box. Okay, so let's start. So students, first line is the how do we tell the difference between what is alive and what is not alive. In this chapter we will discuss about what is the living things and what is the non-living things, how to distinguish between living beings and non-living beings. Okay, so if we see a dog running, how cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. So students, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कौन ऑर्गेनिजम्स लिविंग होगा यानी जिंदा होगा और कौन एनिमल डेथ होगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी डॉग को भागते हुए देखते हैं या फिर किसी काऊ को कुछ खाते हुए देखते हैं या फिर किसी आदमी को चिल्लाते हुए देखते हैं किसी रोड पर, तो हम कहते हैं कि ये लिविंग बींग्स हैं, है ना. सो व्हाट इफ द डॉग और द काऊ और द मैन वर अस्लीप. तो उस टाइम पे क्या होगा जब ये डॉग या काऊ सो रही होंगे या कोई मैन सो रहा होगा, उस टाइम हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लिविंग बींग है या नॉन लिविंग बींग. We would still think that they were alive, but how do we know that? We see them breathing and we know what they are alive. तो दोस्तों, ये होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई गाय या कोई मैन सो रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो ब्रीथ कर रहा है यानी कि वो सांस ले रहा है, तो उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि यह पर्सन जिंदा है. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट प्लांट्स? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? We see them green, some of us will say. But what about plants that have leaves of color than that green? अब दोस्तों बात करते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है. ठीक है, हम कैसे कहेंगे कि वो अलाइव है यानी कि जिंदा है. तो जब हम कहते हैं कि जो प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो अपना फूड बना रहे हैं और वो लाइव है. ठीक है, बट उन प्लांट्स में क्या होगा जिनकी पत्तियाँ ग्रीन नहीं होती हैं, क्योंकि सारी पत्तियाँ तो ग्रीन नहीं होती है ना. तो सम लीव्स आर नॉट green. So how we can say they are alive? तो हम कैसे कहेंगे कि वो प्लांट्स जिंदा है या नहीं, है ना. तो they grow over time, so we know that they are alive. तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और इससे हमें पता चलता है कि वो जिंदा है. ठीक है. In other words, we tend to think of some sort of moment, either growth related or not, as common evidence for being alive. Okay? हम कुछ अनदर शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लिविंग बींग्स होने के, जैसे कि मोमेंट हो गया या उसकी ग्रोथ होना, एक कॉमन एविडेंस है यानी कॉमन चीज़ है कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनिजम्स अलाइव है यानी कि ये जिंदा है. बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इन स्टिल अलाइव एंड सम ऑन एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मोमेंट्स. लेकिन हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है या मूवमेंट होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, धीरे धीरे स्लोली होती है. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सांस तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, बहुत वो विजिबल नहीं होती हैं, जैसे कि एग्जांपल अमीबा. तो हम उनमें कैसे डिफाइन करेंगे कि ये अलाइव है कि नहीं, इसमें लाइफ प्रेजेंट है कि नहीं. तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि विजिबल होना या मोमेंट होना एक डिफाइंड कैरेक्टर होता है लाइफ का. ठीक है, इतना होप सो आप सभी को समझ में आया होगा. ठीक है, ओके. तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की. मोमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आई मोमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल, देखो हम कहते हैं कि जो मोमेंट्स होता है बहुत छोटे लेवल्स पे होता है ना. हमारी बॉडी में भी तो कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस इनविजिबल मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ. क्या ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, क्या ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से येस.
जब हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ यस, ये मॉलिक्यूल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट वायरस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मोमेंट इन दैम until they infect some cells, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not. ओके तो हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाता है वायरस का. आपको पता है जो वायरस होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच की कनेक्टिव लिंक होते हैं. मीन्स जब वायरस किसी सेल बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं जाएगा तब तक वह अलाइव नहीं होता, वो डेथ होता है. अगर वो लिविंग बींग से बाहर है तो उसे हम कहते हैं ये डेथ है. बट वो किसी लिविंग बीइंग के अंदर अगर चला जाता है तो उसके बाद वो अपनी ग्रोथ करता है, वहाँ पे अपने वायरस को बढ़ाता है नंबर्स को, जिससे कि वो अलाइव कहलाता है. ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है वायरस के लिए. ठीक है, कि वो लाइव हैं कि अलाइव. ओके, वो डेथ हैं कि अलाइव. ठीक है, ओके. सो वी गो द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हाई आर मॉलिक्यूल्स मोमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ. अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मॉलिक्यूलर मोमेंट आपकी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है. ओके, तो वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग बींग्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. दे कैन हैव टिश्यू, टिश्यू हैव सेल्स, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम एंड सो ऑन. देखो बच्चों, यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है क्या वो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है. हाँ, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन कैसे? जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है वो किससे मिलकर बना है. तो आपको पता है सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल. कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले सेल से बना होता है. सेल के बाद वो मिलकर के टिश्यू बनाते हैं और उसके बाद उसमें ऑर्गन बनते हैं, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है और उसी के बाद ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, है ना. Okay, because of the effect the environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. और हम देखते हैं जो भी नेचर में लिविंग स्ट्रक्चर हमारे बने हुए हैं उनमें ब्रेक डाउन भी होता है. कभी हमें चोट लगती है लेकिन हम देखते हैं कि फिर से हमारी चोट ठीक हो जाती है धीरे धीरे, है ना. तो ये भी होता है. और साथ ही इन ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिजम्स विल नो लॉन्गर बी अलाइव. और हम देखते हैं कि जब कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है कोई सेल, या कभी कभी क्या होता है कि बहुत टाइम तक का वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाता, उसके बाद उसमें डेथ भी हो जाती है. सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर. तो क्या होता है कि जो लिविंग क्रिएचर जो भी बना है उसमें रिपेयरिंग और मेंटेनिंग के स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो हम जानते हैं कि ये सभी स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने हुए हैं? मॉलिक्यूल से बने हुए हैं. दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. और ये हमारी बॉडी में लगातार मूवमेंट कर रहे हैं. जैसे ब्लड है हमारी बॉडी में चारों तरफ घूम रहा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे लंग्स तक जाते हैं. ये सब क्या है? एक मॉलिक्यूल्स तो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, है ना. और हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी बना है वो मॉलिक्यूल से ही तो मिलकर बना है. ठीक है, हम खाना खाते हैं उसमें से हमें जो ग्लूकोज मिलता है वो भी तो एक मॉलिक्यूल्स है ना. सो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. ओके, व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेट अस एक्सप्लोर. अब हम देखेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी प्रोसेस मेंटेन होती हैं. सो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हाट आर लाइफ प्रोसेस. Okay, the maintenance functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular. देखो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी में यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को एक फंक्शन करने के लिए, उसके फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होनी ज़रूरी होती है. ठीक है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो या फिर वो कोई काम नहीं कर रहा हो. इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, even if we are asleep at, this maintenance job has to go on. means कि हम चाहे खाली बैठे हुए हों या फिर हम सो रहे हों या फिर कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन एक प्रोसेस का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप सो रहे होते हैं तो क्या आप रेस्पिरेशन नहीं करते हैं? करते हैं. चाहे हम बैठे होते हैं फिर भी हम रेस्पिरेशन करते हैं. तो हमारी बॉडी तो ब्रीथिंग कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, अपना काम कर रही है, डाइजेशन भी कर रही है.
तो ये सारी प्रोसेस जैसे कि रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, डाइजेशन यानी हमारी बॉडी में फूड का पाचन होना, और एक्सक्रीशन यानी हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उन सब का आउट होना, ये सब प्रोसेस किसके अंदर आएंगी? लाइफ प्रोसेस के अंदर। तो हम एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखी जा सकती है, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारी प्रोसेस जो एक साथ परफॉर्म हो रही है किस लिए? मेंटेनेंस ऑफ आवर फंक्शंस, मतलब कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी प्रोसेस क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस। ओके, so our next paragraph is, since these maintenance process will be needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। हम जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी मेंटेनेंस या प्रोसेस चल रही है तो उस, और कोई भी हमारी बॉडी में अगर कोई डैमेज हो रहा है या कहीं पर हमारी बॉडी में कोई चोट लग रही है, तो उसको बचाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? उस सब चीज़ों को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो द एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? आउटसाइड द बॉडी। जी, हम कहाँ से लेते हैं? किसी बाहर से लेते हैं, जैसे कि हम प्लांट से फूड लेते हैं, एनिमल्स से भी लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी के लिए दूसरों पर डिपेंड हो रहे हैं, है ना। सो दिस मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच वी कॉल फूड। तो हम अपनी एनर्जी के सोर्स के लिए आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंडेंट हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज विच वी कॉल फूड, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, खाना कहते हैं। टू द इनसाइड प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन। और इस खाने को हम जो अपनी बॉडी में टेक कर रहे हैं, अपनी बॉडी में इनसाइड ले रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को इनटेक करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस बाद में करेंगे। If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecule, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these also carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional process. Okay? देखो क्या होता है कि हर किसी का अपना बॉडी साइज होता है, वो उस हिसाब से उसकी ग्रोथ होती है ना। कई ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रॉ मटेरियल सीधे ले लेते हैं, जैसे कि गाय भैंस क्या करते हैं? वो सीधे प्लांट्स को ले लेते हैं और खा लेते हैं अपनी बॉडी में, है ना, कच्चे रूप में ही ले लेते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं? उसको पकाकर खाते हैं। मेनली अगर आप देखो तो फूड जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें मेनली कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। सो हर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो न्यूट्रिशन लेने की जो प्रोसेस होती है वो डिफरेंट काइंड की होती है। ठीक है, ओके। These outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organisms. The source of energy therefore need to broken down or built up in the body and must be finally converted into a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed for maintaining their structure as well as to kind of molecules the body need to grow. ओके, तो हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में हम ये देखते हैं कि देखो मैंने आपको बताया कि सबके सोर्स ऑफ एनर्जी को लेने की जो प्रोसेस है या न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस है वो सब में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो वो क्या हम सीधे अगर हम खाना खाते हैं तो क्या वो सीधे हमें उससे एनर्जी मिल जाती है? नहीं। सबसे पहले हम जो कुछ भी खाते हैं वो उसका ब्रोकन डाउन होता है, हमारी बॉडी में उसको एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। जैसे कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, हम लोग चावल खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, तो क्या होता है? सबसे पहले उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी में जाता है और वहाँ उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है ना, मैंने बताया था आपको। और साथ में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाते हैं और फिर ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। और ये सभी क्या करते हैं? हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हुए उनमें भी हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी विल बी नेसेसरी। अब देखो क्या हमारी बॉडी में अगर हम फूड ले रहे हैं या कोई भी प्रोसेस हो रही है, क्या वो नॉर्मली हो जा रही है? नहीं, उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। सम कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का,
है ना। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हम सभी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, है ना, प्लांट से हम ऑक्सीजन लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स फॉर सेल्यूलर नीड्स इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है। जो कुछ भी ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन क्या करती है, जब हमारी बॉडी में आती है तो वही उस फूड मॉलिक्यूल से क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करती है, ठीक है। उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होते हैं, और ब्रेक डाउन होने के बाद ही उसमें जो एनर्जी मिलती है उसका भी ब्रेक डाउन होता है, और उसके बाद हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसका हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में अच्छे से पढ़ेंगे। Okay. So student, our next paragraph is, in this case of a single cell organisms, no specific organisms for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. Okay? देखो, आप देखेंगे कि हमारी इस अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल होती है, यानी एक सेल होती है जो कि उनकी बॉडी के सारे वर्क करती है, चाहे वो उनकी बॉडी में टेकिंग फूड हो, न्यूट्रिशन का लेना हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, रेस्पिरेशन हो, चाहे रिमूवल ऑफ वेस्ट मीन्स न्यूट्रिशन का वर्क हो, चाहे जो भी वर्क हो वो उनकी बॉडी में एक सिंगल सेल करती है, ठीक है। Okay, but what happens when the body size of the organisms increases and the body design becomes more complex? But उस टाइम पे क्या होगा, जब किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी साइज बढ़ने लगेगा, यानी जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं और उनकी बॉडी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उन केस में क्या होता है, तो दीज आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। In multicellular organisms, all the cells may not be a direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. देखो बच्चों, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे उसमें क्या होता है, उनका बॉडी का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू सीधे क्या करते हैं, किसी चीज़ का गैसेस का एक्सचेंज या रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये सारी प्रोसेस अपने जो बॉडी की जो आउटर सरफेस होती है उसके थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सीधे अपनी बॉडी में सारे प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, वही क्या करता है, हमारी बॉडी के सारे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सब हर फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बने हुए होते हैं। तो देखते हैं इन नेक्स्ट पैराग्राफ। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of this specialized tissue and with their organization in the body of organism. तो देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो हर बॉडी पार्ट्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो स्पेसिफिक वर्क करता है, ठीक है। और ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ी है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आपके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और वही फिर ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो वही ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, हर ऑर्गन सिस्टम का एक अपना फंक्शन होता है, ठीक है। ओके, हाउएवर it is therefore no surprise that the uptake of food and of oxygen will also be a function of specialized tissue. However, this create a problem since the food and oxygen are not taken up at one place in body of organisms while all parts of the body need them. This situation creates a need for a transport system for carrying food and oxygen from one place to another. देखो, हम जानते हैं कि हर स्पेसिफिक टिश्यू का एक अपना फंक्शन है। देखो, हमने कहा था कि अगर बॉडी में अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो रेस्पिरेशन सिस्टम के थ्रू हो रहा है, अगर हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है तो वो डाइजेशन सिस्टम के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ब्लड है, उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स हैं पूरी बॉडी में अगर पहुँचाने, तो वो किसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, वो करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हम इसे कहते हैं, जो कि फूड और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के हर पार्ट्स पे ले जाता है, ठीक है। ओके, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन एनर्जी जनरेशन दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल।
देखो देखो बच्चों, हमने कहा था कि सभी मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इस कार्बन सोर्स को उसमें तो ब्रेक डाउन किया जाता है जिससे कि एनर्जी निकाली जाती है ना। तो कुछ प्रोसेस जो होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती हैं। मतलब बहुत सारे प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं। जैसे कि आपको पता है यूरिया बनता है हमारी बॉडी में, हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं जैसे वो केमिकल्स भी तो हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो उसको भी तो हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, नहीं तो उससे वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म करेंगे। तो these waste byproducts are these needed to be removed from the body and discarded outside a process that we call excretion। तो देखिए, हमारी बॉडी से जो कुछ भी जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ओके, ये वर्क कौन करेगा? पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम, इसकी भी अलग प्रोसेस होगी, ठीक है। अगेन, इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transport system will need to transport waste away from cells to एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट करने में, किसको? वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में, ठीक है। वो ये सभी जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सो लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो इसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। तो अब हम एक के बाद एक सारी प्रोसेस पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सभी प्रोसेस हम अब आपके नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने से पहले फर्स्ट हम एक डेफिनेशन नोट कर लेंगे लाइफ प्रोसेस की। ओके, आई विल tell you the basic functions performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process. Okay, some basic life process are nutrition and respiration, transport and excretion, control and coordination, growth, movement and reproductions. Okay, this is important definition, you can note it. Okay, so now we'll learn about nutrition. When we talk on ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state or order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substance needed in the body. The source of energy and material is the food we eat. So students, हमें पता है चाहे हमें बाईसाइकिल राइड करनी हो, चाहे हमें चलना हो, तो हम सबको क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे हम कुछ काम नहीं भी कर रहे हो, हम बैठे हैं, तब भी तो हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। क्यों? हमारी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी भी तो ग्रो अप हो रही है ना, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं। पहले एक छोटे बेबी होते हैं, उससे फिर हम यंग बनते हैं, इस तरह से यंगर होते हैं, फिर एल्डर बनते हैं, है ना। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो हम जो एनर्जी है उसके लिए हम किस पे डिपेंड होते हैं? फूड पे डिपेंड होते हैं जो हम लेते हैं, ठीक है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। हम जानते हैं कि सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में फूड को लेने की अलग अलग प्रोसेस होती है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, उसमें क्या होता है, वो कैसे अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, कैसे अपने फूड लेते हैं? तो वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, मोस्टली जो जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, बट CO2 इज़ एक्सेप्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, बाहर के इनऑर्गेनिक सोर्सेज को लेते हैं, और उसके बाद क्या, जैसे कि क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया,
ये सारी चीज़ें लेकर के अपने फूड को बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉफ include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substance. तो हमने देखा ऑटोट्रॉफ जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सोर्सेस को लेते हैं अपनी फूड के लिए, और जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस का यूज़ करते हैं। These substances have to be broken out into simple ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalysts called enzymes. Thus, the heterotroph survival depends directly and indirectly on autotrophs. Heterotroph organisms include animals and fungi. It means जो heterotroph ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करते हैं, अपने फूड के लिए एक तो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस पे डिपेंड करेंगे, जैसे कि ऑटोट्रॉफ में क्या था, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस पे डिपेंड करते थे, लेकिन यहाँ पर जो सबस्टेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, और उन कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को तोड़कर यानी उसका ब्रोक डाउन करके उसे सिंपल वन में चेंज किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं उससे हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ करके ग्लूकोज निकालते हैं उसमें से, ठीक है, जो कि फिर हमारी बॉडी के थ्रू यूज़ की जाती है। और इस प्रोसेस के लिए हमें कुछ बायोकैटलिस्ट की ज़रूरत होती है जिससे हम एंजाइम्स कहते हैं। इन प्रोसेस में हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। एंजाइम्स भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हेटरोट्रॉफ होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स पे। तो आपको पता ही है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में एक तो एनिमल्स आ गए, एनिमल्स के अंदर हम सभी आ गए, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो कम इन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड फंजाई ऑल्सो। फंजाई लाइक मशरूम्स इज कॉल्ड ऑल्सो अ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। सो हम कह सकते हैं जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड होते हैं अपने फूड ऑर्गेनिजम्स के लिए किस पर, अनदर ऑर्गेनिजम्स पे यानी कि प्लांट्स पे। Okay, so next we learn about autotrophic nutrition. We know very well about autotrophic nutrition. They are plants. Okay, carbon and energy requirement of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. In plants, carbon and energy requirement is fulfilled by which process? That process is called photosynthesis. It is the process by which autotrophs take substance from outside and convert into the stored form of energy. In this process, autotrophs takes their substance from outside. You know कि जो autotrophs होते हैं वो क्या करते हैं, अपने substance बाहर से लेते हैं. That material is carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in presence of sunlight and क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो मटेरियल यूज होता है क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। उसे क्या कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसे, प्लांट्स को। You know very well the carbohydrate is the source of energy in both plants and animals. We will study how this take place in the next section. Okay. The carbohydrate which are not used immediately are stored in form of starch. The carbohydrate जो कि immediately अभी यूज़ नहीं होता, जितना कार्बोहाइड्रेट उन्हें ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी की उन्हें ज़रूरत होती है वो यूज़ कर लेते हैं, और जो विच आर नॉट यूज, जो यूज़ नहीं हो रहा है उससे क्या कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। विच सर्व एज इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज एज व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। और उस टाइम उसका यूज़ करते हैं जिस टाइम पे उन्हें ज़रूरत होती है। समवट सिमिलर सिचुएशन इन सीन इन अस, यही प्रोसेस जो होती है हम में भी होती है। वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जितनी रिक्वायरमेंट हमें एनर्जी और फूड की होती है वो तो हम यूज़ कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाती है उसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्च में प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाती है, और वैसे ही जो हम में है यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस in which 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules
In the presence of chlorophyll and sunlight, they react and form glucose, C6H12O6. You read this formula of glucose, okay? This is important for your exams. And plus 6 O2 molecules are released in environment, and we take us for respiration, and plants also take us for respiration, and extra released in environment which will be used. Okay, so let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur during the process. तो देखते हैं कि photosynthesis के टाइम कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं. The first one is the absorption of light energy by chlorophyll. We know very well जो क्लोरोफिल होता है, पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का. ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल ने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. एंड द सेकेंड वन द कन्वर्सन of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. उसके बाद क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसको किस में चेंज किया जाता है, केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है. और उसी के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है फॉर्म हो जाता है. और हमें पता है जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में सेव हो जाता है. ठीक है, these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. देखिए बच्चों, ये जो स्टेप्स हैं ज़रूरी नहीं कि ये एक के बाद एक इमीडिएटली ही हो जाएं, क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं जैसे कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं. लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपको पता है जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में, उसके थ्रू ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसियस एक्सचेंज होता है. लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं ताकि उसमें से वाटर का लॉस कम हो. इसलिए क्या होता है, रात में वो खुलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिससे कि रात में ही वो एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं और दिन में फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के थ्रू क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, so let us see how each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that the chlorophyll is essential for photosynthesis. So students, you know very well the chloroplast have a chlorophyll, means जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. देखो आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ दिख रहा है, इसको आप लीफ का एक स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से देखेंगे. देखो ये क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहे हैं और ये एयर सेक्स हैं बीच बीच में, और ये गार्ड सेल्स होती हैं. ठीक है, स्टोमेटा के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है. अनदरवाइज क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. सो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, but some which has other color of leaves has some other type of reactions. Okay, they also do photosynthesis but in other mechanisms. Okay, so this is important for us. And one thing is important in this, the starch test do by iodine. Okay, ये याद रखिएगा, ये आपका important question है. जो starch का टेस्ट होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, आयोडीन के थ्रू किया जाता है. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट वन इज, now let us study how the plant obtained carbon dioxide. In class 9th we had talked about stomata. You know about stomata in class 9?
विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो कि पत्तियों की सतह पर यानी कि उसके आउटसाइड पर प्रेजेंट होती है, इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होती है छोटे छोटे छेद के रूप में, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैक्सिमम जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इन पोर्स यानी कि स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर द सरफेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीव्स एज वेल। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि स्टोमेटा ही सारे गैसेस एक्सचेंज करता है, साथ में जो प्लांट है उसके अदर ऑर्गन्स भी क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज का वर्क करते हैं, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। ओके, अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। तो क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू भी बहुत सारा वाटर क्या होता है, लॉस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। डेजर्ट प्लांट्स इसलिए अपने स्टोमेटा दिन में क्लोज रखते हैं। सो द प्लांट क्लोजेज देयर पोर्स व्हेन इट इज डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस टाइम पे इन्हें किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड या फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती, ये अपने पोर्स को ऑफ रखते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो ये जो फंक्शन क्लोज और ऑन करने का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहा है, गार्ड सेल्स के थ्रू, ठीक है, स्टोमेटा में प्रेजेंट होते हैं। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटा पोर टू ओपन। गार्ड सेल जो होती है वो फूल जाती है जब उसके अंदर पानी एंटर करता है, और स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। और इसी तरह जो गार्ड सेल्स होते हैं उसमें अगर पानी कम हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी कि श्रिंक हो जाते हैं। ओके, फाइन। So next we learn about heterotrophic nutrition. Each organism is adapted to its environment. You know, every organism is adaptation has adaptation to its environment. The form of nutrition different depending on the type and availability of food material as well as how is obtained by the organisms. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow differences in how the food is accessed and what is nutritive apparatus used by a cow or a lion. यू नो वेरी वेल कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हर कोई अपना न्यूट्रिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लेता है, ठीक है ना। आपने देखा है कुछ जीव जंतु या कुछ ऑर्गेनिजम्स केवल घास खाते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ मांस खाते हैं जैसे कि काव लायंस हो गए, और कुछ हर्बीवोरस होते हैं जैसे कि काव होते हैं, है ना। डियर हो गया, ये भी हर्बीवोरस होता है क्योंकि ये भी घास एक्सेस करते हैं, ठीक है। इनसे इन चीज़ों जिससे इनको न्यूट्रिशन मिले ये वो चीज़ें लेते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड द एब्जॉर्ब इट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जो फूड मटेरियल होता है वो क्या करता है, वो फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम, ये क्या करते हैं, जैसे बाहर कोई भी फूड पड़ा होता है उसको क्या करते हैं, पहले तो उसमें से उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्हें ज़रूरत होती है उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अदर टेक प्लेस इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड को पहले इनटेक करते हैं, उसके बाद उसमें ब्रोक डाउन की प्रोसेस उनकी बॉडी के अंदर होता है। What can functioning some other organisms what can be taken in and broke down depends on body design and functioning। और ये सब डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी का जो डिज़ाइन है वो कैसा है या उनकी बॉडी में कैसे फंक्शन है, उस हिसाब से ही ये प्रोसेस चलती है। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग दैम। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरों की बॉडी में रह कर के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, और उनकी बॉडी में रहकर उन्हें किल तो नहीं करते हैं बट उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कुस्कुट्टा। अगर आपने कुस्कुट्टा के बारे में सुना होगा, अमरबेल होती है, ये दूसरे प्लांट में रह कर के ही ग्रो करती है। ऑर्किड्स, टिक्स, लाइक्स, जैसे कि हमारे सर पे जुए हो जाते हैं, वो भी क्या है, पैरासाइट्स है, हमारी बॉडी में रह करके हमारी बॉडी से क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं। और इसके सम एग्जांपल्स ऑल्सो लीच हो गए, टेप वॉर्म्स हो गए, ये सब एग्जांपल किसके हैं, पैरासाइट्स के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो आपका 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो कि
डिकेइंग फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि सड़े गले हुए फूड पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं आपके, कौन सा न्यूट्रिशन होता है दूसरा? द सेकेंड न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने ये पढ़ा अभी, कौन कौन से, अमरबेल हो गया और ऑर्किड स्टिक्स, लीच, टेपवर्म होते हैं जो दूसरों की बॉडी में उन्हें बिना मारे हुए उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिनमें फूड का इंटेक उनकी बॉडी के अंदर होकर के होता है, ठीक है। तो ये आपकी बुक में दिया तो नहीं है, बट आप याद करेंगे। हेटरोट्रॉफिक में 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं आपके। एक पहला है सैप्रोफाइटिक, जिसमें यहाँ पे लिख भी देती हूँ। एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, आप नोट करेंगे इसे। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है? ह्यूमंस में होता है। और पैरासाइटिक के एग्जांपल आपको देखें, लाइस, लीच एंड टेपवर्म में होता है। सैप्रोफाइटिक जैसे फंजाई, मशरूम, ये सब इसमें होता है, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे। So students, some definition you will be right. The first one is autotrophic mode of nutrition. Okay. The autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surrounding with the help of sunlight energy. Okay, the example of the autotrophic nutrition is green plant and some bacteria. Okay, and the next definition is heterotrophic nutrition. The heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water, and it depends on other organisms for its food. The examples are most of bacteria and fungi, and human beings also. Example